रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से बातचीत कर सकते हैं। तो ये नई जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बातचीत कर सकते हैं। अब ये बात हर कोई जानता है कि भारत इकलौता वो बड़ा देश है जिसके संबंध यूक्रेन से भी अच्छे हैं। रशिया के साथ हमारे संबंध पुराने बहुत अच्छे हैं और नए दौर की बात की जाए तो अमेरिका से भी हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे और ये बातचीत इस युद्ध के लिहाज से निर्णायक भी हो सकती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको याद होगा यूक्रेन के राजदूत जो थे उन्होंने अपील भी की थी, ये कहा था कि आप अपने संबंधों को देखते हुए रशिया से बातचीत कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए इस युद्ध को लेकर। और अब जब हम युद्ध के 12वें दिन हैं, ऐसे में यह खबर अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से सीधे सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि युद्ध जो है वो इस वक्त तनाव पर है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया भी कि भारत इकलौता वो बड़ा देश जिसके तीनों देशों से अच्छे संबंध है, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया। ऐसे में जब ये खबर सामने आती है कि प्रधानमंत्री संवाद कर सकते हैं जेलेंस्की से, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, कितना निर्णायक हो सकता है इस युद्ध के मद्देनजर 12वें दिन जब ये खबर आई है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने जा रहे हैं, उससे पहले वो 2 राउंड की बातचीत जो है खुद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा था कि इस मामले को शांति से हल किया जा सकता है बातचीत के जरिए। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जब वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यही चीज है कि शांति वार्ता के बिना किसी भी तरीके से जो है युद्ध किसी के पक्ष में नहीं है। और भारत की अगर कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का एक बहुत अहम कदम जो है आज जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके खुद पहले भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकाला गया और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी तरीके से जो युद्ध के चल रहा है इसको टाला जाए, इसको रोका जाए, जिससे जो है नुकसान ना हो किसी भी तरीके का, न जान माल का, न किसी और प्रकार का। और इसीलिए शुभांकर, आप देखिए कि भारत के जो रिश्ते हैं डिप्लोमेटिक स्तर पर वो रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आप देखिए कि पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बातचीत कर चुके हैं। राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो एक तरीके से भारत की ये जो पहल है ये शायद कोई बड़ा रंग ला सकती है इस युद्ध के अंदर। जी, अपने आप में ये दिलचस्प बात है और लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी हम लौटेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि 2 बार रशियन राष्ट्रपति से बात करने के बाद जब जेलेंस्की से बातचीत होगी तो क्या कुछ जेलेंस्की के पास प्रधानमंत्री उनकी टेबल पर ले जा सकते हैं जो इस युद्ध को लेकर एक निर्णायक हो सकता है, इस पर नजर हमारी है। लेकिन इन सब के बीच आज युद्ध का 12वां दिन है और आप जब मॉर्निंग प्राइम टाइम के हमारे शो में जुड़ रहे हैं तो हम आपको बता दें खार्किव में लगातार धमाके हो रहे हैं। खार्किव जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां पर लगातार अटैक देखने को मिल रहा है और आलम यह है कि रशिया वहां पर बार बार बम गिरा रहा है। खार्किव, जैसा कि हमने आपको बताया कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, रशिया के बेहद नजदीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात की जाए या फिर पढ़ाई लिखाई के तरीके से, हर एक लिहाज से एक ऐसा इलाका है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। एक दौर में यह राजधानी भी हुआ करता था, हालांकि बदलते वक्त के साथ खार्किव कीव के सामने कहीं पीछे रह गया, लेकिन उसके बावजूद ये खबर जो है ये अपने आप में अहमियत रखती है। देखिए, खार्किव में चाहे टेलीविजन टावर की बात की जाए या अलग अलग बिल्डिंगों की, हर एक इलाके को ध्वस्त किया जा रहा है। और क्या एक सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि क्या पुतिन इसके जरिए बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कीव को अगर नहीं हमला किया जा रहा कीव पर तो वो भी एक संकेत है और उसके अलावा बाकी जगहों की रिहायशी इलाकों के छोड़कर अगर अलग अलग इलाकों पर हमला होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि देखिए क्या हो सकता है यहां पर आपके कीव शहर पर भी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आई है वो खार्किव से, जहां पर टेलीविजन टावर को तबाह कर दिया गया है और इस धमाके को देर रात यहां अंजाम दिया गया। तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। खार्किव पर रूसी सेना का ये बड़ा हमला, अलग अलग इलाकों में ये हमले जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं और इन सब के बीच में ये धमाका अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि खार्किव पर इससे पहले भी कई बार बड़े धमाके हुए हैं। आपको याद होगा पुलिस मुख्यालय की वो बिल्डिंग जिसे धाराशायी कर दिया गया था, जिस पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए थे, और अब यहां पर टेलीविजन टावर पर भी ये हमला किया गया है।
तो ये लाल निशान इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल धमाके की साइट का है जहां पर ये धमाका हुआ है। और ये देखिए कैसे यहां पर ये मिसाइल आती है और ये यहां पर धमाका होता है। तो तस्वीरें खुद चीख चीख कर गवाही देती हुई अपने आप में ये तमाम तस्वीरें काफी अहमियत रखती हुई। हालांकि युद्ध में जब वार होता है तो पलटवार भी होता है। यूक्रेन की तरफ से दावा है कि हमने भी रिटेलिएशन किया है और रूसी प्लेन को हमने मार गिराया है। हम आपको बता दें इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की तरफ से यह दावा है कि हमने रशियन प्लेन को मार गिराया है। यह नई जानकारी निकलकर सामने आई है और खार्किव से ही जानकारी निकल कर आई है कि खार्किव में यूक्रेन ने रशिया के प्लेन को मार गिराने का बड़ा दावा किया है। तो एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यूक्रेन और रशिया के बीच जंग का आज 12वां दिन है। इस 12वें दिन दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से यह दावा है कि हमने रशिया का प्लेन जो है वो मार गिराया है। उधर खार्किव में टेलीविजन टावर को ध्वस्त कर दिया है रूस की तरफ से। और इसमें एक नई जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि रूसी फाइटर प्लेन में जो पायलट था उसकी भी मौत हो गई है। तो यूक्रेन के हमले में रूस का विमान धराशायी होता है और उसके पायलट के मारे जाने की बात जो है वो यूक्रेन के हवाले से की जाती है। तो ये नई जानकारी, बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार हमला जो है एक दूसरे पर किया जा रहा है और एक दूसरे को लेकर तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप के साथ दावे हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो खार्किव से यह खबर है जहां पर रूसी फाइटर प्लेन को यूक्रेन ने मार गिराया है। तो 12वां दिन आज और इस 12वें दिन की अगर कहानी आप देखेंगे तो फिलहाल ये 12 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये समझाने के लिए कि 12 दिन ये युद्ध कैसे चलता है और कैसे बम बारूद के बीच में ये तबाही जो है ये शहर दर शहर आपको देखने को मिलती है। इधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जंग के 12वें दिन भी रूस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रूसी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से दूर खड़ा है। कीव का बाहरी इलाका इरविन इस वक्त भयंकर जंग का मैदान बना हुआ है। खार्किव में भी कल जबरदस्त हमले देखने को मिले। आसमान से बरसती मिसाइल, खौफनाक धमाके, काले धुएं का गुबार और तबाही का मंजर। पिछले 11 दिनों से हर रोज यूक्रेन से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। आज जंग का 12वां दिन है। आग की लपटों की ये तस्वीर खार्किव की है। कल देर रात भी यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भीषण हमला हुआ। इस हमले में प्रोसिक्यूटर ऑफिस और कमांडेंट ऑफिस के बीच स्थित रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी पुलिस के मुताबिक खार्किव इलाके में रूसी फौज की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा ही हमला मध्य यूक्रेन के विनित्सिया एयरपोर्ट पर हुआ। रूस की सेना ने एक के बाद एक 8 मिसाइलों से हमले बोले। यूक्रेन के विदेश मंत्री डिमिट्रो कुलेबा के मुताबिक क्रूज मिसाइल हमले में विनित्सिया एयरपोर्ट तबाह हो गया। पिछले करीब एक हफ्ते से कीव के करीब मौजूद रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला अभी यूक्रेन की राजधानी में नहीं घुस पाया है और भीषण जंग कीव से 24 किलोमीटर दूर इरपिन में छिड़ी हुई है। इरपिन कीव का बाहरी इलाका है। कीव में प्रवेश के लिए रूस ने घनी आबादी वाले इस शहर को निशाना बनाया है। यहाँ जब हमला हुआ तो वो पल लाइव कैमरे में कैद हो गया। इस इरपिन की दूसरी तस्वीरें देखिए। इरपिन का ये मकान मिसाइल हमले के बाद आग के शोलों में घिर गया। किसी तरह लोग जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। ये सारी कवायद कीव पर कब्जे के लिए है।
यानी वो शहर जो रूस के टारगेट पे हमेशा से रहा, किस तरीके से वो यहाँ पर दाखिल हो जाए, यहाँ पर तख्ता पलट कर दे और उसके बाद समूची दुनिया में उसका रुतबा रहे, उसकी कोशिश वो करता रहा है। लेकिन कीव ही वो शहर है जहां पर यूक्रेन लगातार अपना पूरा प्रतिरोधक क्षमता के साथ, अपने पूरे रेजिस्टेंस के साथ वो यहाँ पर तैनात है। ये यहाँ का फ्रीडम स्क्वायर है, ये संकेतों के हिसाब से भी बहुत अहम है और आज एक बार फिर उस पुराने इतिहास को दोहराने के लिए तैयार है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर अपनी निगाहें नहीं डाल सकता। हालांकि इतिहास ने बदलते बदलते यहाँ के सालों को बहुत रूप में देख लिया है, लेकिन कीव की जंग आज किस स्थिति में है, कितना तैयार है कीव कि क्या रूस की सेना यहाँ पर दाखिल हो पाएगी, क्या रूसी आक्रमण जो है उसके केंद्र में जो कीव नजर आता है यहाँ पर कोई असर उसका दिखेगा या फिर यहीं से होगा यूक्रेन का सबसे बड़ा पलटवार। रूस कीव पर चौतरफा घेराबंदी की कोशिश में है। खार्किव और इरपिन के अलावा इस वक्त बुका और होस्टोमेल इलाके में भीषण संग्राम जारी है। फिलहाल नजरें कीव पर टिकी हैं, कब तक वो रूसी कब्जे से बच पाता है। कीव से श्वेता सिंह, गौरव सामंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। तो ग्राउंड जीरो से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। हमारे साथ हमारी संवाददाता मल्लिका हैं जो आपको तमाम युद्ध से जुड़ी बड़ी अपडेट देने वाली है। बिल्कुल शुभांकर, दोनों देशों के बीच जारी संग्राम का आज 12वां दिन है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले जारी हैं। एक तरफ रूस अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है यूक्रेन के, तो यूक्रेन भी अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है और इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की आखिर कहां है। रूस लगातार ये कह रहा है, क्रेमलिन द्वारा ये ऑफिशियली बताया गया कि पोलैंड जा चुके हैं जेलेंस्की, लेकिन जेलेंस्की ने फिर एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें कहा कि मैं यूक्रेन में ही मौजूद हूं। पोलैंड में यूक्रेनी नेता इलिया कीवा का ये दावा है। कीव की अगर बात की जाए, यूक्रेनी सरकार का दावा है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की कीव में ही मौजूद है और साथ ही लवीव जो वेस्ट यूक्रेन है, रूसी नेता वोलोदिन का यह दावा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त वेस्ट यूक्रेन में मौजूद है। साथ ही कुछ और जानकारी भी देते हैं कि किस तरह से जो पहले दौर की बातचीत थी शुभांकर, वो बेनतीजा रही। आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी है क्योंकि इस जंग की वजह से वैश्विक शांति पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर, फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यानी कि जो दो देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है उसका असर विश्व में देखा जा रहा है, उसका प्रभाव हर जगह पड़ रहा है। दूसरे दौर की बातचीत 3 मार्च 2022 को हुई थी जिसमें सुरक्षित कॉरिडोर पर सहमति दोनों देशों की तरफ से हुई थी। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देने की बात की गई थी जहां से आम नागरिकों को सुरक्षित निकासी का रास्ता दिया जाता। आज यानी 7 मार्च को तीसरे दौर की बातचीत होनी है। क्या नतीजा निकलता है, सभी की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। तो पहली बैठक बेनतीजा रही सुरक्षित कॉरिडोर पर, दूसरी बैठक में बातचीत बनी, सहमति बनी। तीसरे दौर की बातचीत जो कि आज होनी है उस पर युद्ध विराम को लेकर चर्चा संभव है। तो क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आक्रामक हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से, कीव को निशाना बनाया जा रहा है, खार्किव पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, पलायन का दौर हम देख रहे हैं, कई 100 जाने जा चुकी हैं। जो यूएन की तरफ से ताजा आंकड़ा आया है, 364 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि विश्व युद्ध को लेकर जो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस बीच क्या जेलेंस्की की तरफ से भावुक अपील की गई है, मदद नहीं मिली तो हो सकता है विश्व युद्ध। एक्शन में अमेरिका ने नेटो देशों को कहा है कि अगर आप मदद यूक्रेन की करना चाहते हैं तो इसमें अमेरिका आपका सहयोग करेगा। यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने में अमेरिका ने सहायता की बात कही है, लेकिन पोलैंड ने मदद से इनकार कर दिया है। मदद पर रूस की धमकी, ये मदद रूस के साथ जंग की दावत होगी। तो पुतिन अपने जो सख्त तेवर है उस पर बने हुए हैं और लगातार शर्तों के साथ ही आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। शुभांकर, तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां मल्लिका ने आपको दी और एक बड़ी बात इसमें जो उन्होंने कही वो ये थी कि अगर रूस के खिलाफ ये मदद जाती है तो ये रूस की संप्रभुता पर हमला हो सकता है, ऐसा पुतिन का मानना और कम से कम संदेश देने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच में एक और अहम खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें इस वक्त एक और अहम खबर, और इसी युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है क्योंकि आज जंग का 12वां दिन है और खबर ये आ रही है कि ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक पावर प्लांट को लेकर ये नई जानकारी सामने आई है। जानकारी क्या है वो भी हम आपको बता दें कि बाहरी दुनिया से ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक प्लांट जो है वो कट चुका है।
शुरुआत में यहां पर कहा गया था कि देखिए इसे रूस ने कब्जा किया, बाद में यूक्रेन ने दावा किया, लेकिन अब नई जानकारी आ रही है ये दुनिया से इसे कट गया है। क्या इसमें जानकारी है और वो भी हम समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात और बड़ी जानकारी निकल कर आई है कि वो ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक प्लांट जहां पर अगर कोई हमला हो जाता है या वहां पर कुछ होता है तो ये कहा जा रहा है कि कैसी तबाही मचेगी जो दुनिया ने नहीं देखी होगी। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट से फिलहाल इस पावर प्लांट कट गया है। एटॉमिक प्लांट में स्टाफ की आवाजाही पर भी सख्ती कर दी गई है, यानी ना कोई यहां आ सकता है ना कोई यहां पर जा सकता है। और रूस ने कई तरह की पाबंदियां जो हैं वो यहां पर लगाई है। अब इसको लेकर भी एक नई जानकारी आ रही थी उस वक्त की रूस खुद चाहता है कि यह प्लांट जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि यहां पर कई सारे विद्रोही संगठन ऐसे हैं जो इस पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां रेडिएशन का खतरा भी बना हुआ है। मेजर जनरल जेके बंसल सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ हैं। लेकिन बंसल सर, शुरुआत में आपसे करूंगा। हम और आप सुबह बात भी कर रहे थे किस प्रकार इसका रेडिएशन का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ये पावर प्लांट रूस और यूक्रेन के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसके सुरक्षा को लेकर दोनों पर आरोप लग रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है इसे सुरक्षित रखना। इसकी सुरक्षा में बड़ा चूक हो सकती है। जो इस समय इस प्लांट को चला रहे हैं वो यूक्रेनियन टेक्नीशियन हैं और उनके ऊपर एक गन पॉइंट पर चलाया जा रहा है, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें सुरक्षा का चूक हो सकती है। और सुरक्षा की चूक होने से अगर रिएक्टर में ब्लास्ट हो जाता है तो इसका असर जो है 10 गुना ज्यादा होगा। जो चेरनोबिल में हुआ था उस समय 3,50,000 लोगों को निकाला गया था, 30-40 मौत तो उसी समय हो गई थी और लाखों लोग अभी तक उससे सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडिएशन है उसका इफेक्ट दूर तक होता है। और मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी जो है पोलैंड में बड़ा पैनिक है। उस समय में भी जो बहुत सारी रेडियो एक्टिव मटेरियल को रोकने के लिए, खासकर रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड होता है, जो मेरे हाथ में है, ये पोटेशियम आयोडाइड को लेने से उसका असर कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर एक्सपोजर हो जाता है तो उसके बाद में रेडियो गार्डेज, जिसको हम पर्सियन ब्लू भी कहते हैं, ये टैबलेट लेने से असर कम हो जाता है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि रेडिएशन को ना आप देख सकते हो, ना उसकी कोई स्मेल होती है। कोई केमिकल होता है तो उसकी स्मेल भी होती है, धुआं होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। अगर कोई उस एरिया में है तो उसको एक्सपोजर हो जाएगा। और इसमें जो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आदमी की मौत लाती है। साल भर लग जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, बोन मैरो डिप्रेस हो जाती है, कैंसर हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। लेकिन ये मैं छोटा सा दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि ये एक रेडिएशन डोजीमीटर है, जो एक इमरजेंसी टाइप का किट है, किसी के साथ में भी रहता है। तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर जो जब इस पे रेडिएशन पड़ता है तो कलर चेंज होते जाते हैं और स्टार्टिंग होती है 50 रेड से, जो कि 50 रेड एक्सपोजर फिर भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जैसे कलर चेंज होता जाएगा 100 रेड्स, 200, 300, 500, 1000, 3000, 10,000, तो ये जो कलर चेंज होता जाएगा, और इस कलर चेंज होने से जो खतरा बढ़ता जाएगा। और जब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एकदम से उसको वॉमिटिंग, नोजिया और बहुत सारी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर होने लग जाती हैं और बहुत ही खतरनाक है। नहीं, ये आपने बड़ी बात बताई सर, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया को लेकर हमें याद आता है पीके श्रीवास्तव सर, कहा गया था कि 26,000 साल तक उस इलाके के आसपास कोई रह नहीं सकता है। लेकिन ये तस्वीर भी जो सर इस वक्त दिखा रहे हैं हम, जहां पर ये दावा किया जा रहा है खार्किव में हमला होना। अब मुझे आपसे ये समझना है कि एक तरफ भारत को मध्यस्थता की जिम्मेदारी, ऐसा प्रतीत हो रहा है सूत्रों के हवाले से कि रूस ने दी, क्योंकि 2 दौर की बातचीत के बाद वो जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, और एक तरफ खार्किव में ये हमले किए जा रहे हैं। तो ये 12वें दिन दोनों चीजें चल रही हैं, इनका एनालिसिस कैसे करेंगे आप? तो मुझे तो ये लगता है कि एक तरफ रूस शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ये दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर कीव की तरफ आप ध्यान दें तो वहां पर वो शांत, एक संयम का प्रदर्शन कर रहा है कि हम कीव के इतने पास में हैं, कीव हमारे कब्जे में है, फिर भी हमने अपने एयर स्ट्राइक्स का टेम्पो और बाकी अटैक्स का टेम्पो लो किया हुआ है। तो जब नेगोशिएटिंग टेबल पर आप जाएंगे तो ये दोनों चीजें आपके अंतर्मन में होंगी और ये सहायता करती। मैं इस वक्त इस बात से बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जितने राष्ट्र नेता हैं वो एक दबाव बनाए हुए हैं बातचीत के दौर में जाने के लिए, दोनों नेताओं पर, पुतिन के ऊपर भी, ज़ेलेंस्की के ऊपर भी। आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो पहल की है वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी। भारत के अच्छे संबंध हैं रूस के साथ भी, तो एक ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप होता है रूस को और यूक्रेन के साथ और यूएस के साथ, वो प्रोवाइड किया सकता है भारत के द्वारा। अब ये पहल
किस दिशा में ले जाएगी बातचीत को, क्योंकि जब आप बातचीत पर बैठेंगे तो आपको एक संयम बरतना पड़ेगा और दोनों देशों की जो स्थिति है और दोनों देशों के इस इंटरेस्ट को, उनके हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी, तो क्या इसकी शुरुआत आज हुई है या उसी दिन हो गई थी जब वहां के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भारत से अपील की थी और उसके बाद 2 दौर की पुतिन की बातचीत, और हर कोई ये कह रहा था कि चाहे पुतिन की टेबल पर जेलेंस्की की तरफ से क्या ले जाएं या जेलेंस्की की टेबल पर पुतिन का मैसेज क्या ले जाएं, ऐसे में भारत का रोल कितना अहम हो जाता है और इसकी पीछे ही कड़ियां सर आप कैसे देख रहे हैं? बीके श्रीवास्तव सर। ऐसे देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की हुई है, टर्की के प्रेसिडेंट ने भी बात की है, फ्रांस के प्रेसिडेंट तो बात करते ही रहे हैं। भारत की ओर से आना बहुत जरूरी था, क्योंकि जहां रिलेशनशिप और ट्रस्ट होता है उस आदमी से बात करके उनकी बातों से थोड़ा बहुत नेगोशिएटिंग माहौल बनता है, जो कि जब आप शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं तो बनना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वैश्विक विनाश है, इसमें किसी एक देश का नहीं होगा। जैसे कि अभी जनरल साहब बता रहे थे कि अगर ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट में कुछ अनहोनी हो जाती है, उसका असर रूस के ऊपर भी पड़ेगा, उसका असर इतने दशकों तक पड़ेगा कि वहां की हालत शर्नोबिल से ये बहुत ज्यादा भयंकर होगा। और ये जो वो आपको जितनी चीजें दिखा रहे थे, जो रेडियो एक्टिव उसको मेजर करता है, वो आप देखते हैं लैब्स में जाने से पहले भी आप इस तरह की चीजें लगाते हैं जिससे कि रेडिएशन का इम्पैक्ट नहीं हो। ये बहुत खतरनाक चीज है। अभी वहां क्या है कि वहां जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो यूक्रेनियंस हैं और जो कंट्रोल कर रहे हैं वो रशियंस हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट का जो डिस्कनेक्शन हुआ है वो हो सकता है मिसट्रस्ट की वजह से हुआ हो, कि इसको कम्युनिकेशन से बाहर कर दीजिए। अब यहां तक कोई खबर पहुंच नहीं पा रही कि वहां क्या हो रहा है। नहीं, यही बात सर आपने जो बताई, यही बात इससे पहले भी जो न्यूक्लियर प्लांट था उस वहां बताई जा रही थी कि यूक्रेन और रशिया कम से कम एक चीज को लेकर आपस में सामंजस्य बना चुके हैं कि ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कोई वहां पर हमला या ना हो पाए या कोई विद्रोही गुट ना पाए। शुभंकर, ये बहुत अच्छा संदेश है कि यूक्रेन और रूस में से कोई भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध जो है वो परिणाम शक्ति का प्रदर्शन की तरफ या उस बम की तरफ बढ़े, ऐसा लगता है। ये बहुत अच्छी और ये अच्छी बात है कि आप मानवता की रक्षा करना चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि पीढ़ियां या अगल बगल के जितने देश हैं वो इसके रेडिएशन से परेशान हो, चाहे वो चेरनोबिल की बात की जाए या यहां ज़ेपोरिज़िया की बात की जाए। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों में और आगे बढ़े, दर्शकों को बताते हैं कि आज के दिन यानी जब 12वां दिन है तो युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें क्या हैं, पहले आप वो जान लीजिए, उसके बाद आगे हम खबरें बताएंगे। तो खार्किव में यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को निशाना बनाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये निशाना बनाया गया, आसमान से गिरा जलता हुआ मलबा। फाइटर जेट को निशाना बनाने के साथ ही यूक्रेन ने यहां पर रूसी पायलट की मौत का भी दावा किया है। आज 12वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। रूसी तोपें तबाह कर रही हैं शहर दर शहर। यूक्रेन के वेनेत्सिया में एयरपोर्ट को रूस ने निशाना बनाया। खार्किव में गरजी रूसी मिसाइलें, जोरदार हमले की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने कई रूसी टैंक सीज करने का दावा किया। सोशल मीडिया पर माइकोलिव की तस्वीरें वायरल। रूस से जंग में यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो रहा है। यूक्रेन के चेर्निहाइव में कई बस्तियां जलकर खाक हो गई हैं। कीव की रूस ने घेराबंदी कसी। रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की तस्वीरें सामने आई। बमबारी लगातार जारी है। एयरपिन में आज तक की टीम की रिपोर्टिंग के दौरान फायरिंग हुई। गोलीबारी की जद में आते आते बते आज तक के संवाददाता राजेश पवार। और यूक्रेन से पलायन का सिलसिला लगातार जारी। खार्किव रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटी। तो ये 10 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। अब आपको बता दें कैसी खबर जो आपको भी परेशान कर सकती है। यूक्रेन के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है और इस दावे में कहा गया है कि रूस ने जो हमला किया है उसमें कई सारे बच्चों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। अब तक 38 बच्चों की मौत की यहां पर खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से कही गई है। यानी इस युद्ध में शिकार बच्चे भी हो रहे हैं और 38 बच्चों के मारे जाने की खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से दी गई है। यूक्रेन ने बताया कि अब तक जो इस 12 दिनों में रूस ने हमला किया है उसमें 38 बच्चों की मौत की पुष्टि वो कर रहा है। इसके साथ ही उसका यह भी दावा है कि 71 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी जख्मी हैं। तो ये खबर भी अपने आप में अहमियत रखती है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध हो रहा है, किसने शुरुआत की, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी पूछे जाएंगे
कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, अमेरिका, रूस या यूक्रेन? क्योंकि हर तरफ से आरोप जो हैं वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने तो इसे मजबूरी में शुरू किया। बंसल सर, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, ये 38 बच्चों की मौत की बात जो सामने आ रही है, क्या दुनिया को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इनका कसूर क्या था? बिल्कुल, आज की दुनिया में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स को भी अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसका कोई बहुत सारे तरीके हैं। आज के ज़माने में तो कहा जाता था साइबर वॉर हैं, बहुत सारे इस तरह की वॉर हैं, ब्लडलेस वॉर करके इनको निपटा लेना चाहिए। इसमें जो है कुछ भी हो, किसी का कितना भी इंटरेस्ट हो, लेकिन जो वायलेंस हो रही है और जो इसमें निर्दोष बच्चों की और जो सिविलियंस की मौत हो रही है उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और तो और इसका विरोध जो है वो रूस में भी हो रहा है और रूस में ये तक कहा जा रहा है, वहाँ की पब्लिक कह रही है कि आफ्टर ऑल हम क्या अचीव करने वाले हैं, इससे क्या मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, रूस को जैसे पहले उन्होंने डोनबास का एरिया ले लिया था, कुछ बॉम्बिंग कर दी थी, उसके बाद बंद कर देना चाहिए था और अपनी जिद को छोड़ करके मानव जाति की भलाई के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए ये युद्ध एकदम बंद होना चाहिए और बातचीत से इस मसले का हल हो। और जो रूस का ये इरादा था कि भाई हम अपनी सरकार यहाँ पे ला देंगे, तो जब यहाँ पे लोग जो हैं उनको हेट करने लगेंगे, उनके अगेंस्ट में हैं, तो वो सरकार भी बदल दे तो भी लोगों का जो गुस्सा उनके ऊपर रहेगा और कभी कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा और ये गुरिल्ला वार की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ इंसर्जेंसी हो जाएगी। अगर रूस ने इसको ऑक्यूपाई कर भी लिया फिर भी ये कोई मसला हल होने वाला नहीं है या उनको खास अचीवमेंट नहीं हुई। ठीक है, आप पीके श्रीवास्तव सर, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा क्योंकि रूस बार बार ये कह रहा है कि हमने रिहायशी इलाकों को, आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, जो हुआ है वो कोलेटरल डैमेज का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, खबर दर्शकों को बता दें, इस वक्त एक अहम खबर, यूक्रेन के ओडिशा में रूस ने मिसाइल दागे हैं। तो अलग अलग शहरों की बात कर ली जाए, हर शहर से ऐसी ही कहानी निकलकर सामने आ रही है। ओडिशा के तुजला इलाके में मिसाइल से हमला करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, मिसाइल हमले में कई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसे नुकसान यहां पर पहुंचा है। मिसाइल हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। शहर दर शहर कहानी कमोवेश एक ही तरीके से निकल रही है। पीके श्रीवास्तव सर, यही सवाल मेरा है कि रूस बार बार ये कह रहा है कि देखिए हमने सेट टारगेट्स को निशाना बनाया, जो हुआ है वो कोलैटरल डैमेज है। अगर यूक्रेन नहीं समझेगा तो ये हमले और बढ़ सकते हैं, डैमेज और हो सकता है इंसानी जिंदगी का। ऐसे में ये बच्चों की मौत या बाकी जो चीजें हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर किसी के अपने दावे हैं और हर कोई अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वाद प्रतिवाद तो चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त इस युद्ध को हमें मिलिट्री ऑपरेशन के दृष्टिकोण से नहीं देख करके ह्यूमन ट्रेजेडी के एंगल से देखना जरूरी है। शुरुआती दौर में आपने देखा कि रूस की तरफ से बहुत संयम था, लेकिन अब जिस तरह का टेम्पो बन रहा है वो मिलिट्री ऑपरेशंस वाला टेम्पो है, ये बहुत विनाशकारी हो सकता है और ये किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए ये बार बार चेतावनी आती है, हमें अगर इस ह्यूमन ट्रेजेडी को रोकना है जो कि रिफ्यूजी क्राइसिस के फॉर्म में एस्केलेट कर रही है, इतने बच्चों की मौत में एस्केलेट कर रही है, इतने लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके घर, कारोबार, उनका सारा काम टूट गया है। इसको इस दृष्टिकोण से सारे राजनेताओं को देखना पड़ेगा, चाहे इसमें किसी का हित है या हित नहीं है। उसमें जो महाशक्तियां होती हैं उनका बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, बिकॉज ग्रेट पावर गिव्स यू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो महाशक्तियां जो आपस में लड़ रही हैं, इनको ये देखना पड़ेगा इसमें जो बलि का पात्र बनता है। इस वक्त एक अहम खबर आई, आपकी बात के पास में आऊंगा। यूक्रेन में खून की नदियां बह रही हैं, ये बात पोप फ्रांसिस की तरफ से कही गई है। अब देखिए, पोप फ्रांसिस का ये बयान भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। उनके रसूख को देखते हुए आंसुओं में डूब गया है यूक्रेन, ये बड़ी बात पोप फ्रांसिस की तरफ से कही गई है। वो तमाम वही बातें हैं जो यहाँ पीके श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि देखिए लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, घर, कारोबार, सब कुछ उनका नष्ट हो गया है और इसके साथ ही उनकी जिंदगियां भी जा रही हैं। लेकिन ये मौत विनाश लाने वाला युद्ध है। पोप फ्रांसिस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया, कहा कि देखिए यूक्रेन में जो ये हमला हो रहा है ये केवल कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये दुनिया को तबाह करने वाला है। यूक्रेन में खून की नदियां बह रही हैं। तो पोप फ्रांसिस की तरफ से ये बयान बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इससे पहले इमैनुअल मैक्रो की तरफ से भी बयान सामने आया था कि जिस तरह से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है वो ये समझ कर रखे कि यूक्रेन का भविष्य किस ओर जा रहा है, और वो बात भी बहुत अहमियत रखती थी। अब पोप फ्रांसिस का ये बयान, बंसल सर, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या यूक्रेन ये बात समझ रहा है, क्योंकि खबर ये भी आई है
कि जेलेंस्की अब सीधे सीधे बातचीत करने को तैयार हो गए और यूक्रेन को लेकर, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान हो या पोप फ्रांसिस का बयान हो, क्या उन्हें एक सचेत करने के दृष्टिकोण से भी है कि वहां पर आप संभल जाइए, जो बातचीत है उसके जरिए आगे बढ़ाइए, जिद छोड़िए, वरना नुकसान यूक्रेन का, दुनिया का होगा। बिल्कुल, अभी जो दोनों राष्ट्रपति हैं, पुतिन साहब को और जेलेंस्की को देखना पड़ेगा, अपनी शर्तों से कुछ दोनों को कम मानवता के लिए अपने आप को जो है नीचे लाना पड़ेगा। और इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रोल बहुत है, उनकी एक शख्सियत है और उनकी फॉलोइंग इस वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं, तो हो सकता है उनके योगदान से वो दोनों को समझाने की कोशिश करें और एक बीच का रास्ता निकल जाए। इस पर ही एक अभी जो सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नहीं और सर, इसमें क्रॉस क्वेश्चन मेरा ये है कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप बातचीत के टेबल पर क्या ले जा रहे हैं, तो जब रूस से 2 दौर की बातचीत के बाद हम जेलेंस्की के पास जा रहे हैं, जैसा सूत्र बता रहे हैं, तो क्या हो सकता है उसमें? देखिए, जो पुतिन साहब से अभी वर्ल्ड के सभी लीडर हैं, नफ्ताली बेनेट हैं जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं, तो उनको ये सोचना पड़ेगा अभी कि जब ये मानवता के अधिकार पे दुनिया, उनका कद इससे बड़ा बहुत ऊंचा हो जाएगा, जो कि अगर उनको यूक्रेन हासिल करने में वो चीज प्राप्त नहीं होगी, इस समय अगर मानवता के लिए वो एकदम युद्ध बंद कर देते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तानी और दुनिया के लिहाज से भी खबर आ रही है, बाजार के लिहाज से खबर आ रही है, और खबर यह आई है कि बाजार खुलते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये भी संकेत दुनिया के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो सर्वोच्च हैं। और अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1368 अंकों की भारी गिरावट बाजार खुलते ही देखने को मिली है। यानी दुनिया भर में लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है, ये भी अपने आप में अहमियत रखती है। तो अगर आप भारत के किसी शहर में बैठकर आप ये देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस खबर से आपका क्या वास्ता है, तो ये मानकर चलिए कि आज ये शेयर बाजार की खबर है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इंटरनेशनल, जो दुनिया में तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका असर भी देर सवेर आपको भारत में देखने को मिल सकता है। और अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपके यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो हर तरह से आपको आर्थिक तौर पर आपकी जेब पर असर होगा। लेकिन फिलहाल खबर जो है वो सेंसेक्स को लेकर है, बाजार को लेकर है, और खबर ये कि खुलते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। पीके श्रीवास्तव सर, वो तमाम भारतीय जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जरा बताइए उन्हें कि ये सारी खबरें उनके लिहाज से भी कितनी अहमियत रखती हैं, क्योंकि इनका असर सीधे सीधे उन पर भी है। देखिए, मैं ये पहले दौर से ही कहता रहा हूं कि अगर यूएस की और नाटो की ये स्टैंड रहेगा कि हम रशिया को अलग थलग कर देंगे, फाइनेंशियल सिस्टम से निकाल देंगे ये, और उसके बाद जो है हम उनको घुटनों पर ला देंगे, ये अपने आप में मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। सोच होगी एक उसका वाया मीडिया निकलना चाहिए, क्योंकि रूस जो है वो कच्चे तेल का और गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है। उसकी सप्लाईज अगर मार्केट से निकल जाती हैं तो इसका बहुत इम्पैक्ट कच्चे तेल के दामों पर पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्री को डेफिनेटली जो सेंसेक्स के फॉर्मेट में दिख रहा है एकदम नीचे लाके छोड़ देगा, जो किसी के हित में नहीं है। इसीलिए सारे राष्ट्र नेता, आप देख रहे थे कि फ्रांस के राष्ट्रपति बिगनिंग से ही बात कर रहे थे, टर्की के राष्ट्रपति ने भी बात की, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, और जेलेंस्की साहब शुरू में अपने सेनाओं का और अपने देशवासियों का मनोबल बढ़ा रहे थे कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि रूस हार नहीं जाएगा। ये ठीक है, आप राष्ट्रपति हैं, आपका मनोबल बढ़ाने का पूरा अधिकार है, वो होना भी चाहिए, आपको बहुत अच्छी फाइट पुटअप करनी चाहिए। लेकिन फिर आपकी ज्योग्राफी जो होती है, जहां आप लोकेटेड हैं, वो आपकी जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। आपको अपना जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मुझे सरवाइव करने के लिए मेरे देश के हित में क्या होगा, उसमें एक बैलेंस लाना पड़ता है। जी, तो ये बैलेंस जरूर उनको लाना पड़ेगा। बंसल सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन ये खबर अपने आप में अहमियत रखती है, और शायद इसी वजह से दुनिया की तरफ से एक ऑप्शन भी दिया गया रूस को कि देखिए आप युद्ध रोक दीजिए, हम सारे सैंक्शन हटा देंगे। तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार थी, या फिर क्रेडिट लेने के लिए शुरुआत में सैंक्शन लगा दिए के बाद में रियलाइज हुआ कि अरे ये तो हमारी आवाम पर भी उतना ही असर कर रहा है, क्योंकि ठंड से हम बच नहीं सकते हैं, गैस तेल के लिए रूस पर निर्भरता पश्चिमी देशों की है। लेकिन कीव के हालात क्या है, राजधानी की स्थिति क्या है, क्योंकि राजधानी कीव पर सभी की निगाहें, और ये कहा जा रहा है कि वो आखिरी किला है जो जब ढहेगा तो ये मान लीजिए कि एक भीषण तबाही आ जाएगी। जरा देखिए श्वेता सिंह की कीव से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। कीव किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, आप सैनिकों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य स्क्वायर है, यहाँ सैनिक भी मौजूद हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग भी आप देखेंगे, और जो सामान्य लोग हैं इस तरह से यू आर फॉर बैरिकेडिंग।
भाषा यहाँ पर आपको समझ नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगी आपकी, लेकिन इस तरीके से बोरों में सीमेंट वगैरह भर के इसे इस तरह की शॉपिंग ट्रॉली से ले जाया जा रहा है। इस इलाके की घेराबंदी किस तरीके से बढ़ाई जा रही है वो देखकर समझिए कि कीव किस तरह की तैयारी कर रहा है। और अगर ये कहा जाता है कि रूस को दिक्कतें आ रही हैं आगे बढ़ने में, तो कीव के लिए भी ये दिखाने की बारी है कि वो किस तरह से मुकाबला कर सकता है। जो सैनिक हैं वो भी मौजूद हैं, और ये तो मुख्य इलाका है, जो सरहदी इलाके हैं इस पूरे शहर के, वहां पर सैनिकों की मौजूदगी आमतौर पर है। इन इलाकों में जो सिविलियंस हैं वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के लिए। इसी तरीके से छोटे छोटे इस पूरे मिक्सचर को भरा जा रहा है उन बोरियों में, और उन बोरियों के जरिए उन इलाकों में लगाया जा रहा है, ताकि इस इलाके में अगर किसी भी तरीके से अतिक्रमण हो, किसी भी तरीके से ये कोशिश हो कि आगे बढ़े कोई भी सेना, कोई काफिला, तो उन्हें वहीं का वहीं पर थाम दिया जाए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव, यूक्रेन आज तक। देखिए, इस तरह के जो सायरन्स बजते हैं, ये एयर अलर्ट, ये रेड अलर्ट के सायरन्स हैं। ये सायरन की आवाज आ रही है, इसका मतलब आपको किसी सुरक्षित जगह पर उसी समय पहुंच जाना है। सड़कों की जो चहल पहल है आपको अचानक घटती हुई नजर आ जाएगी। उस समय लोग जो हैं वो तेजी से किसी किनारे लगना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं, और ये कीव के लिए एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म बहुत दिनों से है। जब भी ये एयर रेड के सायरन आते हैं, उसके बाद कोई आसमानी आक्रमण यहां पर नजर आता है। कीव इसके निशाने पर पिछले 10-11 दिनों से है। कीव इतना जरूरी क्यों है रूस के लिए? बोल्शेविक रिवोल्ट के समय से, अगर उस विद्रोह के समय से देख लें, यूएसएसआर जब खंडित हुआ था उस समय से हम देख लें, बीच में देखिए ये एयर अलर्ट के सायरन्स भी आपको सुनाई दे रहे हैं। कीव लगातार निशाने पर है, और हम आपको इस समय यहाँ कीव का इतिहास भी समझा रहे हैं, कीव का इतिहास भी बता रहे हैं, और रूस के लिए उसकी अहमियत भी देखिए। एक बेहद खूबसूरत शहर, यूरोप का हिस्सा न होकर भी यूरोप के लोगों के लिए एक हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पर यह पूरा इलाका देखा जाता रहा। हर तरफ आप तरक्की के निशान देख लेंगे, हर तरफ आप इतिहास से लेकर वर्तमान तक की सुंदरता देख लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस शहर को किसी की नजर लग गई। तो हर तरफ आप तरक्की के निशान देख लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि यह तरक्की बचे कब तक, क्योंकि कीव की घेराबंदी जो है वो चारों तरफ से हो रखी है और कभी भी यहां पर हमला हो सकता है। खैर, कीव से आगे बढ़कर हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन और इस युद्ध से जुड़ी 25 अहम खबरें। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को निशाना बनाया, आसमान में गिरा जलता हुआ मलबा। निशाना बनने के साथ ही यूक्रेन का दावा कि पायलट की भी हुई मौत। आज 12वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी, रूसी तोपें तबाह कर रही शहर दर शहर। यूक्रेन के वेनेत्सिया में एयरपोर्ट को रूस ने बनाया निशाना। खार्किव में गरजी रूसी मिसाइलें, जोरदार हमले की तस्वीरें आई सामने। एक बार फिर बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इस बीच यूक्रेन से पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। खार्किव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। रूस से जंग में यूक्रेन खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यूक्रेन के चर्निहाइव में कई बस्तियां जलकर खाक। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस को दिया करारा जवाब। हमले में रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मलबे में तब्दील। कीव की रूस ने घेराबंदी कसी, रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की तस्वीरें सामने आई, बमबारी भी जारी। इरपिन में आज तक की टीम को रिपोर्टिंग के दौरान फायरिंग हुई, गोलीबारी की जद में आते आते बचे आज तक के संवाददाता राजेश कुमार। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलेव में भी रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने रूसी सेना को यहां पर भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने रूसी विमानों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के शास्त्रिया में कई इमारतें खंडहर में तब्दील, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आया तबाही का मंजर। रूस ने मारियोपोल में बमबारी की, जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ काले धुएं का गुबार नजर आया। दहशत में लोग नजर आए, सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे थे। यूक्रेन को भी रूस की क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त करने में कामयाबी मिली। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में रूस ने मिसाइल दागा था, लेकिन उसे यूक्रेन की सेना ने हवा में बेकार कर दिया।
मिसाइल अटैक में यूक्रेन का होस्टोमेल आग की लपटों में घिरा, इमारतों के परखच्चे उड़ गए। वेनेसिया शहर पर रूस का 8 मिसाइलों से हमला, यूक्रेनी विदेश मंत्री ने इसे रूस की कायरता करार दिया। रूस ने यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैन्य साजो सामान को तबाह करने का बड़ा दावा किया। यूक्रेन के 88 लड़ाकू विमान और 750 टैंक को बर्बाद किया। यूक्रेन का नया और बड़ा दावा, जंग में रूस के 11,000 से ज्यादा सैनिकों को हमने ढेर कर दिया, मार गिराए 88 हेलीकॉप्टर। तबाही के बीच यूक्रेन ने कीव में आज तक की संवाददाता श्वेता सिंह की जाबाज रिपोर्टिंग। यूक्रेन के सैनिक कमांडर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रूस समर्थक लुहानस्क के विद्रोही भी जेलेंस्की की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। लुहानस्क में विद्रोही एलपीआर पासपोर्ट बांट रहे हैं। यूक्रेन के इस इलाके को रूस ने आजाद देश घोषित किया था। रूस के हमले के खिलाफ दुनिया के कई देशों और शहरों में लगातार विरोध जारी है। चिली की राजधानी सेंटियागो में रूस के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। लोग यूक्रेन के खिलाफ जंग को गलत बताते हुए तुरंत जंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन ने कई रूसी टैंक सीज करने का बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया पर माइकोलेव की तस्वीर वायरल। यूएन ने यूक्रेन में अब तक युद्ध में 364 लोगों की मौत का दावा किया। यूक्रेन ने रूसी हमले में 38 बच्चों की मौत और 71 बच्चों के घायल होने का दावा किया। यूक्रेन पर रूस का हमला यूं ही गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है। रूस के एक बड़े मास्टर प्लान के तहत यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन पर हो रही हवाई हमला नपा तुला है। शहरों में हो रही सीधी लड़ाई भी एक अहम रणनीति के तहत हो सकती है। यूक्रेन पर हमला करने और खास जगहों पर नियंत्रण पाने की कोशिश भी रूस के मास्टर प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। रूस ने यूक्रेन को घुटने के बल लाने की लंबी प्लानिंग की है। इसके लिए उसने तैयार किया है एक मास्टर प्लान। पुतिन के प्लान में भीषण बमबारी किया जाना तो है ही, साथ ही साथ वो यूक्रेन को अंदर से खोखला भी बना रहा है। रूस यूक्रेन में मौजूद लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है। इसके लिए उसने 3 काम किए। पहला, यूक्रेन की बिजली आपूर्ति पर नियंत्रण पाना। दूसरा है यूक्रेन में गैस सप्लाई स्टेशन पर कब्जा करना। और तीसरा है बड़े शहरों की घेराबंदी करके राशन की सप्लाई लाइन तोड़ देना। आपको ये तस्वीरें याद हैं? ये यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां से यूक्रेन ही नहीं यूरोप के देशों को भी बिजली सप्लाई होती है। रूस ने ताबड़तोड़ हमले करके सबसे पहले इसी पर कब्जा किया। रूस की सेना अब करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर भी कूच कर रही है। रूस उस पर भी कब्जा चाहता है। साथ ही वो खार्किव के थर्मल पावर प्लांट पर भी भीषण हमले कर चुका है। तेल सप्लाई करने वाले ऑयल सप्लाई लाइन को भी मिसाइल हमलों से तबाह कर चुका है। यूक्रेन में इस वक्त तापमान 0 से नीचे चल रहा है। ऐसे में आग जलाने के लिए जरूरी गैस सप्लाई भी रूस के नियंत्रण में आ गई। आज रूस ने 16 गैस सप्लाई स्टेशनों को बंद कर दिया। यानी यूक्रेन में ठंड से निपटने के इंतजाम भी खत्म हो रहे हैं। बड़े शहरों की घेराबंदी के साथ रूस कई सुपर स्टोर्स पर भी हमले कर रहा है ताकि लोगों को राशन की सप्लाई ना मिले। रूस ने पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ चुनिंदा शहरों को टारगेट किया है और खास जगहों पर बमबारी की। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक। तो तमाम ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज।